सर आर्टिस्ट का क्वेश्चन क्या? हाँ, क्वेश्चन ये है कि इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स एस क्वांटम नंबर वो है ना, क्वेश्चन पूछा था। क्या पोर्शन, हम्म, कितनी बार पोर्शन बताएंगे? ठीक एटॉमिक है। स्ट्रक्चर पूरा है, आइडियल गैस आ रहा है पूरा। गेटिंग इट? ठीक है सर। हाँ बेटा, बेटा पार्ट टेस्ट की बात हो रही है। इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स एस हैज थ्री वैल्यूज, namely plus half, minus half and zero. Then in which period and group element having Z36 will exist? देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, पहले ना हमने बोला था कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर पहले प्लस हाफ और माइनस हाफ था, तो इसका एक मतलब निकलता है कि जो एक ऑर्बिटल है ना, उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर स्पिन क्वांटम नंबर तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसका ये मतलब आता है कि अब मुझे ना एक ऑर्बिटल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जिसमें एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक मूव नहीं कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? अब एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी? यस सर। कितने आ सकते हैं? पहले दो आ रहे थे, अब कितने तो आ? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बताओ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, एक और बार बताइए। गाइस, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सर क्या? क्वेश्चन सर आपकी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है सर। नहीं सर। यस सर, ब्रेक नहीं हो रही। ओके, इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स एस वैल्यू तीन दे रखी है। जनरली एस क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये बोला है कि अगर एस क्वांटम नंबर अब तीन वैल्यूज कैरी कर सकता है, तो किस वो ये पूछ रहा है कि तो फिर एटॉमिक नंबर 36 वाला एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा होगा उस पीरियोडिक टेबल में, तो किस पीरियड में आएगा और किस ग्रुप में आएगा? अगर स्पिन क्वांटम नंबर मैं दो वैल्यूज से तीन वैल्यूज कर दूं तो सर बट ये नोबल गैस हो जाएगा ना सर, मतलब पीरियोडिक टेबल। वो वैसा नहीं है। इज समथिंग लाइक कि पहले ऑर्बिटल के अंदर ना दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जिसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यू थी। अब चक्कर क्या है कि उसी ऑर्बिटल में अब तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसमें एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और एक स्पिन नहीं करेगा। गेटिंग इट? इतना समझ में आया कि तीन स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया, कि एक ऑर्बिटल में अब तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ, तो एक बात बताओ, मुझे ना एस सबशेल पता है। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो अगर एक सबशेल में एक ऑर्बिटल था, पहले दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे थे, अब उसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? तीन। तो एस के ना तीन ग्रुप बनेंगे। पहले एस के दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो ग्रुप बन रहे थे, अब कितने बनेंगे? तीन। पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 6। ए हलकट, अच्छा तीन। 3। तीन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले दो थे, अब तीन हो जाएंगे। हाँ, तो टोटल कितने हुए? 9। हाँ, तो P1 से लेके P9 तक मेरे पास 9 ग्रुप है। डी में कितने एग्जिस्ट कर रहे थे पहले? 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, 10 थे। अब एक ऑर्बिटल में तीन है, तो 5 ऑर्बिटल में कितने हुए? 15। हाँ, तो कितने? 15 ग्रुप आ जाएंगे डी के। एफ के 21, नीचे 21 आएंगे। तो मैंने क्या किया, अब ना एस सबशेल मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P9 ले सकता है, D15 ले सकता है, F21 ले सकता है। तो मैंने क्या किया, ऑब्बा प्रिंसिपल लगाया। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सो ऑन। तो मुझे मैंने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन है? 36। तो तीन यहाँ डाले गाइस। यस सर। एक मिनट, मैं रब कर देता हूँ उसको, ठीक है?
then I'll fill it again. Okay, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Give me a minute, guys. Guys, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. The part test on Sunday. Yeah, part test is on Sunday. मैं कितने क्वेश्चन पूछता. Listen, guys. अब मैं 36 इलेक्ट्रॉन फिल करना है. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल सो ऑन. मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाले एस में. 3 3 6 9 15 15 आया अभी तक. 15 3 18, 18 plus 9 27, 27 plus 3 30, 30 plus 5 30, कितना? 35. 35 ना. 36 डालने थे. 36. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. 4s शुरू हो गया तो पीरियड कौन सा हुआ? 4th, और ग्रुप नंबर क्या हुआ? यहाँ से 3 शुरू हुआ प्लस 6 तो 3 प्लस 6 तो कितना आया ग्रुप नंबर? 9. समझ में आई बात? Yes, sir. This is how we have done it. Okay. Yes, Now sir. listen, guys. Now what we'll do? सर एक बात पूछनी थी. बेटा पूछो. सर अभी थोड़ा स्कूल का भी वो सब हो रहा है और अभी जैसे टेस्ट हो रहे हैं और वो सब, तो टाइम थोड़ा कम मिल रहा है सर. तो मुझे पूछना था कि पहले सर जो बुकलेट जो सारी शेयर कर रही है और असाइनमेंट्स वो करना चाहिए या फिर जो आप कह रहे थे नरेंद्र अवस्थी वो करनी चाहिए, मतलब पहले कौन सा करना चाहिए? ओके सर. नरेंद्र अवस्थी का फिजिकल कॉपी ऑर्डर मार लो अमेजोन से. ओके सर. ठीक है. और जब तक नहीं आती तब तक ऑनलाइन सॉल्व करो. मुझे Okay, पहले thank you, नरेंद्र अवस्थी सॉल्व चाहिए. ओके सर. या बेटा कौन सी केमिस्ट्री सॉल्व होनी चाहिए पहले? नरेंद्र अवस्थी. Okay, बालाजी sir. पब्लिकेशन का जो बुक सेंड किया है ना वो. ठीक है. ओके गाइस, ऑब्बा प्रिंसिपल खत्म हो गया था. अब एक रूल है हुंड्स रूल फॉर maximum multiplicity. Now what is Hund's rule for maximum multiplicity? What does it says? It says that pairing of electron in the degenerate orbitals pairing of electron in the degenerate orbitals of the same subshell will not take place
till each orbital gets an electron with the same spin. पहले इसको लिख लो. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है? SW, राइट? Yes, sir. Yes, Seawoods sir. and Khargar वाला, sir. और कोई है क्या ग्रुप का नाम इसके अंदर? No, sir. सर हाँ, सर दो है, एक तो मेन ग्रुप है और दूसरा होमवर्क ग्रुप है। मैंने नरेंद्र अवस्थी सेंड कर दिया, उसमें मिल जाएगा। Okay, thank you, sir. हाँ, सर आपने सेंड किया था। हाँ, अभी सेंड किया बस, ठीक है। सर आपने उससे पहले भी सेंड किया था सर। अरे मेरे लाल पीले हरे नीले दोबारा कर दिया बिकॉज द स्टूडेंट आस्क्ड मी टू डू दैट, सो आई डिड आप इट। एक बार सर पिछले वाले स्क्रीन पे जा सकते हो। हाँ बेटा, डन सर। ओके गाइस। चलो ना, इसका क्या मतलब हुआ, एक काम करते समझो। I'll start from lithium onwards, like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। नाउ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that comes out to be 1s2 2s1. This will be 1s2 2s2. This will be like 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 and 1s2 2s2 2p6. कोई डाउट? No, sir. नाउ देखना अभी हुंजूल कहता क्या। नाउ लिसन, मेरे पास सेकेंड शेल में देखो, मैंने सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, 1s2 सब में फील्ड है, तो मैंने लिखा 2s, तो 2s एंड 2p हर जगह। लिसन, 2s1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 2s2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिर पैरिंग होना, पैरिंग हो जाएगा। गेटिंग इट? तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पैरिंग में होंगे। अब 2s2 2p1, तो मेरे पास 2s2 आया। अब जब मैं p सब शेल या फिर d सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, या तो सारे इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में क्लॉकवाइज भरेंगे इनिशियली, या तो सारे इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। समझाता हूं कैसे। सब में 2s2 कॉमन है, अब जो चेंजेस आएंगे वो 2p में चेक करना।
नाउ डिपेंड करता है, पहला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भी डाल सकता हूं और ऐसे भी डाल सकता हूं, मतलब क्लॉकवाइज भी आ सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज सो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें कितने डालने इलेक्ट्रॉन? 2 सर। अब चक्कर क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुंड्स अंकल कहते हैं कि मैं डायरेक्टली पेयरिंग नहीं कर सकता हूं जब तक मैं सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दूं। कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर? जिनका एनर्जी सेम है। किनका एनर्जी सेम होता है? द ऑर्बिटल्स विच बिलोंग्स टू द सेम सबशेल। तो सबशेल हो गया 2p। 2p की ये तीनों ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो तीनों का एनर्जी सेम है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक 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 करके इलेक्ट्रॉन डालूंगा, डायरेक्टली पेयरिंग नहीं करूंगा। और अगर मैंने क्लॉकवाइज बढ़ना शुरू किया तो सब में क्लॉकवाइज ही आएगा, या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ना शुरू किया तो सब में एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसमें 2p3 डालना है। अब जो तीनों इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे आएंगे? इधर सर क्लॉकवाइज। तब तक पेयरिंग नहीं करूंगा जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए सेम स्पिन में। करेक्ट? अब यस बताओ, सर। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ऑर्बिटल थे, पेयरिंग नहीं हुई, सारे क्लॉकवाइज में आ गए, सारे एंटी क्लॉकवाइज में आ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फर्स्ट वाला 3 डालने के बाद अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग। पेयरिंग। चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर 1 2 3 1 1 2 3 4 5 4 5। गेटिंग इट? इसके अंदर सारे पैड रहेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? सर तो जो सेम सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स रहते हैं उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाँ। ओके सर। अब एक चीज होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक एटम का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पता है क्या? उसका एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। Bm इज बोहर मैग्नेटॉन। तुमको पता है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड थंब रूल। यस सर। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? मैग्नेटिक मोमेंट्स। और अगर एक एटम के पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। गेटिंग इट? अभी वो बताऊंगा सर एक बार मैं। रिपीट कर दीजिए ना। हाँ मैं बता दूंगा। एक अच्छा। काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख लो पहले। n लिख लो। n क्या है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है? एक काम सर करो, बीएम में बोहर आगे क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन। एंड सर जो बीएम है वो रूट के अंदर है बाहर है? बाहर है ना? हाँ। ओके सर। और n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर है। सर बोहर मैग्नेटॉन मतलब है क्या? एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक मोमेंट की। अच्छा ठीक है। ठीक है? इट्स जस्ट वैल्यू। सर वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होता है? बेटा क्योंकि स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। ओके। गेटिंग इट? सर आप एक बार वापस उस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट समझा सकते हो? क्या बेटा? वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब स्पिन हाँ। के वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और उससे
देखो बेटा क्या कह रहा था मैं, स्पिन की वजह से चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहा है, करेक्ट। हाँ सर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन कर रहा है तो उस स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या नाम है, इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, दैट इज चेक बाय मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वो है √n/n+2 बोर मैग्नेटा। मैं बताता हूँ उसको यूज कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे चले, पहले इतना लिख लो। सर लिखिए। वेरी गुड। सर 1 मिनट। तो सर बस अगर उस एक ब्लॉक में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे, हाँ, और 2 रहेगा तो डायमैग्नेटिक कहेंगे। अरे बेटा जब कोई भी पैड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक कहेंगे। मतलब मत बताता हूँ, आई विल टेल यू वन थिंग, गिव मी अ मिनट, ठीक है भाई, टेंशन मत लो। सर डन। या ओके ना, लिसन, मैं क्या कह रहा हूँ, I'll take here nitrogen atom, I'll be taking here neon, I'll be taking here, let's say, copper, I'll take what did it take here, let's say calcium। अब मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नियॉन का कितना होता है, कॉपर का 29, कैल्शियम का 20। गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? यस सर। मुझे ना इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है, एंड पता करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और पैरा मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, या फिर हाँ इट इज। सर आप ये टर्म्स का डेफिनेशन दे सकते हो एक बार, मतलब ये कराने के बाद डेफिनेशन लिख सकते हो बोर्ड पर, पैरामैग्नेटिक। हाँ मैं बताऊंगा 1 सेकेंड कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, पैरामैग्नेटिक, it is a species which contain unpaired electrons and have a net magnetic moment. It is attracted by external magnetic field, that is magnet. पैरामैग्नेटिक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, नाइट्रोजन 7 है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p। अब एक बार बताओ, अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले यहाँ आएगा पैड, यहाँ पे आएगा पैड, यहाँ पे क्या पैरिंग होगी क्या? 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तीनों अलग अलग में रहेंगे। तीनों अलग अलग में रहेंगे, हुंड्स अंकल ने बोला है, करेक्ट? यस। तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? 3 × √3 ×
3 into 3 plus 2 Bohr magneton. Getting it? तो 3 Yes. into 3 plus 2 कितना हुआ? 15. 15. Agreed? Yes sir. और ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे सेम डायरेक्शन में. Yes sir. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी क्या? नो सर. नहीं नहीं. अब नियॉन देख लो. इट इज लाइक 1s2 2s2 2p6. ये पैड हो गया, ये पैड हो गया, मेरे पास 6 है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 सारे पैड हो गए. कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? No, sir. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0. हाँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0. जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है उसे डायामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं. सर हाँ, सर आप नाइट्रोजन वाला वो फॉर्मूला लिखने के बाद जो बोला वो समझा सकते हो आप? मैंने कहा जहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला लिखने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकला रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेटॉन. एंड इस मैंने क्या बोला था यार, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से सेम साइड है, बिकॉज स्पिन सेम ही है ना, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो तीनों का एंटी क्लॉकवाइज होगा. यस और नो? अगर तीनों का क्लॉकवाइज होगा, तीनों का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मेरे पास एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? सर क्या? अरे यार मैं कह रहा हूँ, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी? हाँ. तो तीनों की जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, बिकॉज तीनों ही क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. हाँ सर. हाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर रहेगा सर. रहेगा, तो उसको कैलकुलेशन कितना है? रूट 14 बोर मैग्नेटॉन. अच्छा ओके समझा. कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है इधर? No, नो सर. सर बट 4s1 में है. इलेक्ट्रॉन है इधर? यस सर. yes. यहाँ पे हर जगह अनपेड, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सारी पेयरिंग हो रखी है, सिर्फ यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. कोई डाउट? No, sir. नो डाउट सर. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 into 1 plus 2 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज रूट 3 बोर मैग्नेटॉन. कोई डाउट? No, sir. नो सर. नो सर. कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक हुआ, नाइट्रोजन या कॉपर? नाइट्रोजन. अंडरस्टूड? सर ऐसे हाफ फील्ड और फुल फील्ड मतलब थोड़े स्टेबल रह सकते हैं ना सर, मतलब जैसे. हाँ. कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 4s2 में. कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर. No, sir. मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ इसका? 0. क्या हुआ ये? डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक हुआ. गेटिंग इट? Yes. एक और चीज सुनो, ये वैल्यू होती है एक बोर मैग्नेटॉन की. गेटिंग इट? ये वैल्यू है किसकी है? मैग्नेटॉन. बोर मैग्नेटॉन की. सर टी का क्या मतलब है? टेस्ला. क्या सर? टेस्ला, टेस्ला.
कार की कंपनी। एक मिनट रुको बेटा। या दिख गया, दिस इज वन बोर मैग्नेटॉन। यस सर। ठीक है, और ये जूल्स पर टेस्ला है। टेस्ला पता ना, टेस्ला गाड़ी नहीं, यूनिट। Yes, sir. सर टेस्ला बेस यूनिट्स में कितना होता है, मतलब ऐसा यूनिट होता है उसका किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। सर्च कर लो, इतना तो किया होगा फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में। तुमसे कोई भी बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू नहीं पूछेगा, ठीक है गाइस? Yes, sir. आई गेस लाइक एम्पियर मीटर स्क्वायर कुछ होता है, ठीक है? विल डू दैट लेटर ऑन, ठीक है? नाउ बस तुम्हें पता होना चाहिए बोर मैग्नेटॉन में कितना है, इतना लिख लिया गाइस? Yes. सर Yes. मैं उन सर मेरे एक डाउट है लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सर, जैसे कि आपने जो आप प्रीवियस स्लाइड को जा सकते हैं क्या एक बार? हाँ जी, आप प्रीवियस स्लाइड को एक बार जा सकते हैं क्या? हाँ सर, यहाँ अगर आपने जब कॉपर का लिखा सर, आपने 4s1 फिर 3d10 लिखा। करेक्ट। पर जब आपने लाइक यहाँ जो कैल्शियम का लिखा तब आपने 3s2 फर्स्ट कंप्लीट किया सर, वैसे कॉपर एक present in last class. No sir, that's why I'm asking this question. That's why like there are certain exceptions of Aufbau principle which Yes we sir, have I done in the just want last to know class. why those exceptions exist. What is said, there were 3 exceptions which we have done for Aufbau principle, right? Shreyansh? Yes sir. To do one thing, watch those videos, okay? Yeah, okay sir. And if you are not getting the video of this keyword, the same thing is there in Panvel wala branch, okay? Yes sir, the Will same ask- problem I faced today sir, so that Yeah? that I didn't get C1, I got Panvel 1 ma'am, so that Okay. So you just see it again, and if you have then doubt, then just call me and clarify, okay? Okay sir. Sure, beta. Guys, लिख लिया इतना? Yes sir. Okay. Where are we? This is one Bohr magneton, इतना होता है। उसके बाद diamagnetic species. What is diamagnetic species? Sir, net magnetic moment 0 होता है इसका। No unpaired electrons. No unpaired electron. Second, magnetic moment कितना? 0 sir। 0. Third, it is repelled by external magnetic field or external magnet. Getting it? सर अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो फिर रेपेल क्यों होगा? बेटा क्योंकि डायमैग्नेटिक स्पीशीज में ना, अगर तुम कोई भी नॉर्थ साउथ लेके आते हो तो नॉर्थ क्या करता है, यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस करता है, साउथ यहाँ पे साउथ इंड्यूस करता है डायमैग्नेटिक स्पीशीज का, तो फिर वो रिपल्शन क्रिएट करता है। इंडक्शन तो होगा ही ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, है ना? यस सर। अरे कभी भी किसी चीज को तुमने मैग्नेट से रब किया, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है ना? यस सर। हाँ, तो वैसे ही डायमैग्नेटिक के अंदर रिपल्शन होता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर अट्रैक्शन होता है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। चलो आगे चलें। यस सर। ओके, last but not the least, Pauli's
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है नो टू इलेक्ट्रॉन्स will have all four same quantum number. in an atom will have same set of all four quantum number. Getting it? यस सर। मतलब अगर एक काम करते, सुनो, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। मैंने क्या किया, N, L, M और S लिया। एक काम करते हैं, N, L 4 ले लेते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? फोर्थ शेल सर। फोर्थ शेल। एक काम करते हैं, L की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा सब शेल नाम? D. थर्ड सब शेल सर। तो क्या सर डी सब शेल। हाँ 4D। 4D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5. अच्छा, इनका m वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2 होता है, करेक्ट? Yes sir. चलो मान लेता हूँ इन सबका एक ही m वैल्यू है, 0 and 0, राइट? अच्छा, m वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल को डिफाइन करता है? Square. dz²। याद है? स्पेसिफिकली m0 dz² को रिप्रेजेंट करता है। इतना याद है? Yes, sir. अच्छा, अब चक्कर क्या है, अब मैंने n भी सेम रखा, l भी रखा, m भी रखा। अब s के अंदर अगर एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक का क्वांटम नंबर होगा +½ दूसरे का -½ मतलब झक मार के अगर n, l, m सेम भी रखा तो चौथा क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा? अलग करना डिफरेंट पड़ेगा। रहेगा सर। ये मतलब है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये एक और वे है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को चेक करने का और टेस्ट बताने का। इट सेज दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum of 2 electron in which 1 electron rotate clockwise and another electron rotate anti-clockwise। कोई डाउट? नो सर। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक का s+½ दूसरे का s -½ गेटिंग इट? सर वो वेरीफाई कैसे किया, एक बार फिर से बताओ ना। -½ जो है स्पिन क्वांटम अरे नंबर। देखो ना यार, पॉलीज ने बोला कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते चारों। तो मैंने n सेम रखा, l सेम रखा, m सेम रखा, मतलब दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, राइट? यस सर। अच्छा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर आता है तो श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि एक कॉस कैसे मूव करेगा? एक कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। दूसरा Anti-clockwise. स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा क्या उस वक्त? मतलब तुमने जितनी मर्जी कोशिश करी सारे क्वांटम नंबर सेम करने के, स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट में +½ और -½ हो गया। एग्री? Yes sir. अंडरस्टैंड? यस सर। तो किसी एक एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? Yes sir. यस सर। ओके गाइस, लिख लो।
सर लिख लिया। गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार मेरे को वापस एडमिट कर लेंगे, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। ग्रेट। आगे चलें। यस सर। ओके अच्छा, एक रूल है which is known as selection rule. ओए गाइस सुनो, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो ये बोलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन मेकिंग a transition from lower shell to higher shell or vice versa, then it will do so. It will do so by ensuring that its delta L should be +1 और -1। गाइस समझ में आया? बोलो नहीं। वेरी गुड। सुनो, सेकेंड शेल में 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे 2s इस इलेक्ट्रॉन को ना ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो अगर थर्ड शेल में जाएगा तो थर्ड शेल में मेरे पास 3s है, 3p है और 3d है। एग्रीड? यस सर। इसका एल वैल्यू क्या है? 0 इसका एल वैल्यू क्या है? 0 इसका एल वैल्यू क्या है? 1 इसका एल वैल्यू क्या है? 2 अगर इलेक्ट्रॉन 2s से 3s गया, चेंज इन एल वैल्यू कितना आया? 0 0 सर। ये ट्रांजिशन नहीं होगी। 0 से p गया, s से p, चेंज इन एल वैल्यू कितना आया? +1 +1। तो ये ट्रांजिशन होगी। क्या ये ट्रांजिशन होगी? नो नहीं सर। सर। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। यस सर। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन 2p में है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, नाउ अंडरस्टैंड, ये 3s जा रहा है, 3p जा रहा है, 3d जा रहा है या 3f जा रहा है। तो मुझे बताओ, इसका L1 है, इसका 0 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा सकता है? तो 3s 3s जा और सकता है, 3d जा सकता ये 3s पे जा सकता है और ये बाकी सारी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी, है कि नहीं? That rule is given by this rule. That rule is known as सिलेक्शन। और एक इसके लिए वैलिड होता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। और अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो क्या मोनो इलेक्ट्रॉनिक में 3s 3p 3d का एनर्जी अलग अलग होता है कि सेम होता है? याद करो,
मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए जो एनर्जी है वो शेल नंबर पे डिपेंड करता है कि n+l वैल्यू पे डिपेंड करता है? सर सिर्फ शेल नंबर n वैल्यू सिर्फ पे। शेल पे डिपेंड करता है। तो क्या डिस्टरबेंस आएगा क्या इसमें? नो सर। नहीं। एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए 3s 3p 3d की एनर्जी सेम रहती है, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी सेम रहती है। गेटिंग इट? Yes. वाओ 3f। अब 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। डन। Yes, sir. सर वो 3p to 3d भी जा ही सकते हैं ना? क्या सर जो आपने फर्स्ट डायग्राम दिया था ना एग्जांपल के लिए, उसमें 3p to 3d भी जा ही सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन? हाँ ओके सर। हाँ सर मुझे एक छोटा सा डाउट है इसमें, नहीं पहले वाले एक पार्ट में सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। बोल बेटा। सर जो ये रहता है आयोनाइजेशन, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी जो रहती है हाँ सर, सपोज हमें अगर दिया हुआ है कि हमें हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट से थर्ड शेल तक कितनी एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी, तो हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे, थर्ड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस होगा ना? 12.1। हाँ हाँ सर। सर आज क्लास में मैम दूसरी बात कह रही थी सर। क्या कह रहे थे? सर वो कह रही थी कि वो आंसर जो होगा वो सिर्फ थर्ड स्टेट की एनर्जी रहेगी, मतलब। ताली बजाई तुम लोगों ने? सर इतना बोला मैंने मैम को, मैम फिर भी यही वही कहती चली जा रही थी बार बार। छोड़ो, टेंशन मत लो। ओके थैंक यू सर। ओके सर हाँ बेटा बोलो। सर वैसे ऐसा होता क्यों है कि डेल्टा एल 1 या एक्चुअली श्रोडिंगर ने निकाला था कि अगर डेल्टा एल 0 है ना, तो उससे क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इससे। तो कोई भी कोई प्रोसेस रहेगा उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना बेटा? फिजिक्स में ना एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, राइट? हाँ या गेटिंग इट? तो जब डेल्टा एल 0 होता है, तो जब प्लस और -1 होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन आती है। समझा? यस। ओके तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोसेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व है। आगे चलें गैस? यस सर। सर एक मिनट। थैंक यू। ओके अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया था गाइस। हाँ क्वेश्चन ये था, an electron making a transition from ground state to ground state of He plus ion to third shell. Its degree of degeneracy is 9.
if an electron degree of / level of degeneracy is 9 excluding spin, if an electron makes a transition from ground state to second excited state, in H minus ion, then the degree / level of degeneracy is JEE 2014, I guess, numerical. मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हें आया क्वेश्चन समझ में? नो सर। नो सर। नो सर। मेरे को भी नहीं आया, कैसे करेंगे सॉल्व? देखो सर डिग्री ऑफ डिजेनरेसी क्या होता है? बताता हूँ। पहले तो ये देखो कि He प्लस है, क्या है? He plus what is He plus? Is it Monoatomic. monoelectronic? Monoelectron. अच्छा, degree / level of degeneracy excluding spin is number of orbitals which have same energy. क्या मतलब हुआ? Number of orbitals having same energy. Getting it? Yes. मुझे बताओ He plus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s1. 1s1. पहले शेल से इसने थर्ड शेल पे ट्रांजिशन करना है, तो थर्ड शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं? 3s 3p 3d. 3s 3p 3d. इन सब का एनर्जी सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है सर। सेम होता है। तो लेवल ऑफ डीजनरेसी कितना हुआ? कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो सेम एनर्जी है? 9 एक्सक्लूडिंग स्पिन। इंक्लूड करोगे स्पिन तो कितने स्पिन स्टेट आ सकते हैं टोटल? सर 18 हो जाएंगे ना फिर? 18, बिकॉज एक ऑर्बिटल के अंदर 2 स्टेट आ गई, राइट? सर मुझे ये समझ में नहीं आया सर सेकंड। एक बार बताओ, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा। जब 9 ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम हो सकता है? समझ गया सर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्पिन। हाँ बेटा बोलो। 3s 3p और 3d का एनर्जी सेम किससे हुआ? बेटा मोनो इलेक्ट्रॉनिक है ना। अच्छा हाँ, पर सर ये जो नॉर्मल केस में से नहीं होगा ना? नहीं, नॉर्मल केस में नहीं होगा। सर वो एक्सक्लूडिंग स्पिन का मतलब एक और बार बता सकते हैं? क्या कह रहे हो बेटा? सर एक्सक्लूडिंग स्पिन का मतलब तुम्हें स्पिन नहीं देखना, सिर्फ ऑर्बिटल्स देखने। तुम्हें सिर्फ ऑर्बिटल्स का एनर्जी देखना है। कितने ऑर्बिटल्स है सेम एनर्जी के? कितने हैं? 9। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। अब एक बार बताओ, कौन सा आयन दे रखा है? सर He minus H minus सॉरी। H minus, not He minus। हाँ सॉरी सर। H minus आयन दे रखा है। H minus का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। हाँ, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? सर s में। S में। और किस शेल में जा रहा है ये? थर्ड शेल से। अच्छा, तो क्या
1s से कहाँ पे जाएगा ये? सर 3p में 3p में जाएगा। क्या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए 3s 3p या 3d का एनर्जी सेम है क्या? नहीं सर नहीं। सर और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए सिलेक्शन रूल फॉलो होता है। यस सर तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे सेम एनर्जी के लिए? सर 3 3 इसका आंसर 3 आएगा। सर आप वो लास्ट वाला समझा सकते हो H हाँ माइनस बेटा, एक बार बताओ, He माइनस मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक है? मोनो अगर मोनो इलेक्ट्रॉन क्या H माइनस He माइनस H अब सर आपने माइनस बेटा H माइनस मल्टी है, दो आपने H ही इलेक्ट्रॉन। बोला था ना। नहीं नहीं, H माइनस बोला। ठीक है H माइनस मोनो है कि मल्टी है? H माइनस मोनो है, अच्छा मल्टी है मल्टी है। मल्टी है। मल्टी कौन सा रूल फॉलो करेगा? सिलेक्शन रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? वो नहीं पता अभी। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए 3s 3p और 3d का एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, मोनो के लिए सेम होगा। हाँ, तो एक बार बता 1s से कहाँ जाएगा अगर सिलेक्शन रूल फॉलो करोगे तो? P वाले में जाएगा। तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं? 3 हो गया ना। लेवल ऑफ डीजनरेसी तो पूछा। डीजनरेसी मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, राइट? ठीक है सर। सर 3p में क्यों जाएगा? मतलब 3 है बेटा और किसी सिलेक्शन में? किया ना, अभी डेल्टा एल प्लस और माइनस में होना चाहिए। हाँ सर, पर उससे कैसे आपने डिसाइड किया? एस का एल वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एल वैल्यू ऑफ एस 0 एंड पी 1 1। तो डेल्टा एल क्या हुआ? 1 अच्छा ठीक है, समझ गया। वो सिलेक्शन रूल वही है ना जो एनी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल और वाइस वर्सा, वो वही है ना। हाँ ठीक है सर। सर तो फिर ये क्वेश्चन में He प्लस का डेटा क्यों दिया था किसका? सर? He प्लस बेटा ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत समझ पाए इसको लेके कि चल क्या रहा है। गेटिंग इट? सर वो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी के लिए दिया हुआ था क्या? हाँ हाँ बेटा। सर अगर इसमें इंक्लूडिंग स्पिन होता तो मतलब तो बेटा कितने एनर्जी लेवल्स आते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी है? 2 ना। हाँ सर तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी होता? डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी होता है ना। यस सर हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी होता? 18 हाँ, गेटिंग इट? ओके ये फर्क पड़ा। इंक्लूडिंग स्पिन बोला है तो स्पिन भी लोगे फिर। गेटिंग इट? आगे चलें। सर वो इंक्लूडिंग स्पिन बोला होता है तो आंसर फिर हमारा 6 हो जाता ना। हाँ सर तो अगर सिर्फ डिग्री ऑफ डीजेनरेसी दिया हुआ है तो फिर हम एक्सक्लूडिंग स्पिन ही लिखेंगे ना। जनरली एक्सक्लूडिंग लेते हैं अनलेस दे आर नॉट स्पेसिफाइंग। ओके अंडरस्टूड सर। ठीक है। सर एक सेकेंड, मतलब डिग्री या लेवल ऑफ डीजेनरेसी अगर सिर्फ इतना दिया है तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं? अभी बताया ना मैंने कि एक्सक्लूड करना है फिर। सर अच्छा ठीक है। हाँ, इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। एक्सक्लूड करना है ना। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हो इंक्लूडिंग स्पिन तब तक नहीं लेना, ठीक है। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके ना।
नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, ठीक है? जो भी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? रीजन वाई half filled and fully filled subshell are stable. सर इसका कुछ बॉन्ड एनर्जी से रिलेशन नहीं रहता है बेटा, ना? नहीं बेटा, अच्छा नहीं। सिंगल एटम के लिए बॉन्ड एनर्जी कहां से लेके आओगे? अच्छा मतलब हाँ सर। फिनोमेना सिंगल एटम के लिए डिस्कस कर रहे हो और उसमें बॉन्ड एनर्जी लेके आओगे? नो सर। हाँ। नाउ लिसन, रीजन व्हाई हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल। यार एक चीज बताओ, अगर मैंने D5 लिया या फिर P3 लिया, मेरे पास न्यूक्लियस है, गेटिंग इट? अब P3 लिया तो इट बी लाइक Px में एक इलेक्ट्रॉन है, Py में एक इलेक्ट्रॉन है। सी, P2 लिया एंड P3 लिया। P2 के अंदर मैंने क्या किया, एक Px लिया, एक Py लिया और Pz लिया। Px के अंदर मैंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डाल दिया, Py के अंदर मैंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो shall I say that यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या P2 केस के अंदर? नो सर। तो अगर मैंने Pz भी डाल दिया, हाफ फिल्ड कर दिया उसको, तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर फिट कर दिया। अगर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिक्स कर दिया तो मैंने नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस सर। न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अ नेट नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ नेट नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ नेट नेगेटिव चार्ज। कोई भी चीज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो नेट फोर्स क्या होता है उसका? जीरो हो जाता है। जीरो। Shall I say that it'll become highly stable? Yes sir. So shall I say reason 1, symmetrical distribution of electron around the nucleus? Yes sir. सर हम लोग एक और रीजन बोल सकते हैं ना कि एक मिनट 1 सेकेंड, क्या मैंने दोनों रीजन बोले क्या अभी तक? नो सर। इतना समझ में आया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। हाँ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस results in balancing of force in all directions, by which the atom becomes stable. हाँ बेटा, कौन सा रीजन बोल रहे थे बताओ? अरे कहाँ गया, रीजन बताओ। सर जैसे हम लोग बॉन्ड मतलब शेयर करते हैं तो हाफ फिल शेल तो मतलब वो शेयर नहीं करना चाहेगा ना सर, तो स्टेबल रहना चाहेगा मोस्टली, तो वो शेयर नहीं कर पाएगा। और मतलब और जो फुल्ली फिल्ड होता है तो वो शेयर कौन सी शेयरिंग की बात हो रही है इधर? यस सर। किस शेयरिंग की बात हो रही है? क्या शेयर करना है? सपोज सर मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी वो सब। किसका? सर मतलब सपोज कौन सा एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सब। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो उस उधर से भी देखे तो मतलब स्टेबल। क्या देखोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी से? मतलब कैसे कमेंट करूं मैं? देखो, इससे तो मेरे को एक विजुअलाइजेशन मिल रहा है
कि यहाँ पे यहाँ पे मतलब हर एक एक्सेस पे नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो रहा है, राइट? ये उल्टा हर एक डायरेक्शन में जो भी फोर्स है बैलेंस हो रहा है। एग्री? यस सर। ये एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन मिल रहा है मुझे, बट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या? सर मतलब वो क्या कह सकते हैं कि स्टेबल रहने के लिए वो एनर्जी अपना मतलब शेल से दूर नहीं जा पाएगा, तो बेटा मैं तो कह रहा हूँ वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? यू आर सेइंग क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा है। हाँ सर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? वो तो एक एप्लीकेशन हो गया ना स्टेबिलिटी का ही। मैं कह रहा हूँ जब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक एक्सिस में नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा, राइट? हाँ सर। या तो सर मुझे एक डाउट है। इट बिकम वेरी स्टेबल। हाँ बेटा। सर अगर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और एक्स और वाई वाली एक्सिस के थ्रू ही है, तो सर उसमें भी तो मतलब जो नेट चार्ज आएगा वो 0 ही रहेगा, क्योंकि जो जेड एक्सिस पे उस पे तो है नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन इज रैंडमली मूविंग। तुम एक बार बताओ, तुम 3 डायमेंशन सरफेस रीजन की बात कर रहे हो, है ना? यस सर। अब 3 डायमेंशन रीजन पे तुम न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के सराउंड पूरे 3 डायमेंशन स्फेरिकल रीजन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? यस सर। तो मैं अगर एज अ पूरे सिस्टम की बात करूं, नेगेटिव चार्ज पूरे रीजन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज 2 रीजन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसको ज्यादा स्टेबल बोलूंगा? सर समझा मैं, 3 वाले में ज्यादा स्टेबल है सर। अरे बाबा हाँ, तो शेल ले ले, D5 ले ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 सर। क्या अगर 4 ही होते तो नेट फोर्स 0 निकलता क्या? नहीं सर, फिर एक डायरेक्शन में रहता है सर। हाँ तो फिर ओके सर, समझ गया सर। ओके, नाउ लिसन गाइस, कहाँ थे हम लोग? सेकंड रीजन, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी। Electrons or the same subshell which have same spin have a tendency to exchange positions with each other. During each exchange, energy releases. Maximum number of exchanges are possible in case of half/fully filled subshell. Hence, it releases maximum energy and becomes highly stable. एक बात बताओ, मैं D4 ले रहा हूँ। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ बेटा करता हूँ, रुको।
पहले समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, D4 लिया। D4 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 4, D5 लिया, दैट इज हाफ फिल्ड। एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? 3। वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर चुका है, राइट? ये ऑलरेडी काउंट कर लिया मैंने, करेक्ट? वो 2 के साथ करेगा और ये 2 के साथ करेगा। और एग्री? यस सर, यस सर। कितनों के साथ करेगा? ये लास्ट वाले के साथ करेगा। तो कितना एक्सचेंजेस हो गए? 6। 6। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करेगा? एग्री? 4। ये 3। 3। ये और ये, एग्री? हाँ। ये 2। 2, ये और ये, करेक्ट? ये दोनों 1। कितने एक्सचेंजेस हो गए? 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कहाँ हुए? हाफ फील्ड। सपोज करो एक्सचेंज एनर्जी एक एक्सचेंज पे के रिलीज होता है, तो इसका टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ? 6K। इसका कितना हुआ? 10K। तो ज्यादा एनर्जी किसने लिबरेट करी? कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? दूसरा वाला ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लिबरेट करना, और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा एक बार बताओ, अगर डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो कितनी एक्सचेंजेस होंगे? सर 20। एग्जैक्टली, सेम स्पिन के इकट्ठे करते हैं, तो ऊपर वाले 10 करे तो नीचे वाले भी 10 करेंगे, तो टोटल एक्सचेंजेस कितने आएंगे? 20K। सर हाँ, सर आप एक और बार समझा सकते हैं प्लीज? कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर एनर्जी एक्सचेंज जो अभी आपने ऑर्बिटल्स में बताया है। ठीक है, अभी थिंग इज, अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो दे गेट अनयूजुअली स्टेबल, क्योंकि एक्सचेंज के बाद एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में है और जिनका स्पिन सेम है। तो द इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन and belonging to the same subshell will exchange the position with each other. तो एक बात बताओ, हर एक एक्सचेंज पे एनर्जी रिलीज होती है, कितना? एक्सचेंज एनर्जी के। जब 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है, तो टोटल एक्सचेंजेस कितने आए? सर 6। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इन चारों के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन तीनों के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 2 के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन 1 के साथ कर सकता है। तो 4 3 2 1 टोटल कितने हैं? 10। तो कहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई? 10K या फिर 6K? 10K जहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगा सर। वेरी गुड, गाइस लिख लो इसको। ठीक है, डन सर। सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकते? नहीं नहीं। ओके सर। सर आपने कैसे एक्सप्लेन की ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हुई तो ज्यादा स्टेबल?